हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 10th ज्योग्राफी नेचुरल रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का तीसरा वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेस के बारे में। लैंड एक ऐसी चीज जो बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करती है। लैंड सपोर्ट करती है वेजिटेशन यानी कि फार्मिंग, लैंड के ऊपर खेती होती है। लैंड सपोर्ट करती है ह्यूमन सेटलमेंट, हम सभी ह्यूमन बींग्स लैंड के ऊपर ही रहते हैं। पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ लैंड के ऊपर रहता है, इतनी कंस्ट्रक्शंस लैंड के ऊपर होती है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लैंड के ऊपर होता है। तो लैंड एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है हम सभी के लिए। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के लैंड के रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स, ये वर्ड आप ज्योग्राफी बुक में अक्सर ही देखते होंगे, बट रिलीफ फीचर्स होता क्या है? रिलीफ फीचर्स बताता है हमें टेरेन ऑफ द अर्थ। ये बताता है कि किस तरह से लैंड के एलिवेशन चेंज होते हैं, तो उससे फिजिकली और ज्योग्राफिकली क्या चेंजेस आती हैं। एलिवेशन यानी कि ऊंचाई, तो लैंड की ऊंचाई की अगर बात करें तो सबसे ऊंचा क्या होता है? सबसे ऊंचा होता है माउंटेन्स, पहाड़, उनकी हाइट बहुत ऊंची होती है, राइट। तो सबसे ऊंचा माउंटेन्स, उससे नीचे होती है वैलीज, जो काइंड ऑफ छोटे माउंटेन्स की तरह होते हैं, और वैलीज से नीचे होते हैं प्लेटोज। प्लेटोज जो हैं वो हम कह सकते हैं हाई प्लेन्स होती हैं, मतलब एकदम समतल भूमि नहीं होती है, उससे थोड़ी ऊपर होती है। और उसके बाद सबसे नीचे होता है प्लेन यानी कि समतल भूमि, ठीक है। तो ये चार होते हैं रिलीफ फीचर्स। तो चलिए अब देखते हैं कि इंडिया में जो पूरा जितना लैंड है उसमें से कितना परसेंट माउंटेन्स है, कितना प्लेन्स है और कितना प्लेटोज है। तो इंडिया में अगर हम डिवीजन की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया में 43% ऑफ द लैंड जो है वो प्लेन्स है। तो ये अगर ये मान लेते हैं ये पूरा इंडिया का लैंड है, तो इसका 43% क्या है? प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स है और 27% है प्लेटोज। तो इस तरह से इंडिया का जो लैंड है वो डिवाइडेड है। अब प्लेन्स जो है ये किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? प्लेन्स जनरली यूज होता है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, यानी कि लोगों के रहने के लिए। हमारे घर वगैरह जो बने होते हैं वो सब प्लेन्स में बने होते हैं जनरली, ठीक है। अब अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स का क्या पर्पस होता है? माउंटेन्स का एक इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है कि वो सोर्स ऑफ रिवर्स होते हैं, रिवर्स वहीं से शुरू होती हैं। इसके अलावा ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया होता है टूरिज्म के लिए, हिल स्टेशंस बहुत पॉपुलर होते हैं, राइट। अब आते हैं प्लेटोज में। प्लेटोज में क्या होता है? प्लेटोज में जनरली रहते हैं फॉरेस्ट्स, और जहाँ फॉरेस्ट्स वहाँ पे खूब सारे रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस भी खूब सारे होते हैं। इतना ही नहीं, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं प्लेटोज में, ठीक है। तो ये हमारी तीन कैटेगरी होगी इंडिया में। अब अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलता है और कहाँ पे प्लेन्स। तो ये जो ब्राउन वाला रीजन आप ऊपर देख रहे हैं ये क्या है? हिमालयाज यानी कि माउंटेन्स। और ठीक उसके नीचे जो ग्रीन कलर का एरिया आप देख रहे हैं वो है नॉर्दर्न प्लेन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये प्लेन्स हैं, ये वाला एरिया। तो अगर आप मैप में अब इसको लोकेट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी हिल स्टेशंस हैं जैसे कश्मीर, कुल्लू मनाली, शिमला वगैरह, वो सारे ये वाले माउंटेनियस रीजन्स के पास में हैं। और प्लेन वाले रीजन में जो हमारे नॉर्मल प्लेन वाले एरियाज़ हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो इधर का आप ये येलो वाला एरिया देख रहे हैं, ये साइड में, ये क्या है? ये है कोस्टल एरियाज़, क्योंकि इनके आसपास जो है समुंदर है, राइट। तो इसीलिए जैसे अगर आप महाराष्ट्र चले जाएं या गुजरात चले जाएं या गोवा चले जाएं, केरला चले जाएं, इन सब में आपको कोस्टल एरिया देखने को मिलता है, बीचेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये एक छोटा सा एरिया है, ये है डेजर्ट, इधर है राजस्थान, राजस्थान का डेजर्ट है, ठीक है। और ये जो बीच वाला ये एरिया है ये है डेक्कन प्लेटो, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया में माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेटोज जो है वो डिवाइडेड है। चलिए तो देखते हैं कि इस लैंड को हम इंडिया में किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो ये लैंड फॉरेस्ट्स की तरह यूज़ होता है, एक तो कुछ लैंड होते हैं जो एग्रीकल्चरल होते हैं जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है, और दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड।
अब आप कहेंगे कि चलो एग्रीकल्चरल लैंड में तो भाई खेती बाड़ी की जाती है, समझ में आ रहा है, बट नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में क्या किया जाता है? इसको बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे एक इसके अंदर आ सकता है बैरन लैंड, जिसको कि हम कहते हैं वेस्ट लैंड। मतलब वो जो है बंजर ज़मीन होती है जहाँ पे खेती बाड़ी हो नहीं सकती है, वो बस ऐसे ही खुला सा ज़मीन पड़ा होता है, तो वो वेस्ट लैंड भी कहा जाता है। काफ़ी ऐसी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह वगैरह। हर तरह के कंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो भी लैंड पे होते हैं, और वो भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पे ही होता है। फिर होता है ग्रेजिंग लैंड, यानी कि जिस लैंड पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स जो है, जैसे बकरियां, गाय, ये सब जो है बड़े बड़े खेतों में जाते हैं और वहाँ से घास खाते रहते हैं। तो इस तरह के लैंड को हम कहते हैं ग्रेजिंग लैंड, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स जो है ग्रेज करते हैं, ग्रासेस को खाते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ग्रेजिंग लैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अच्छा खासा परसेंटेज एनिमल्स का जो है वो अपना खाना उन्हें मिलता है यही ग्रेजिंग लैंड से। एक होता है कल्टीवेबल वेस्ट लैंड। कल्टीवेबल वेस्ट लैंड का मतलब होता है कि एक ऐसा लैंड जिसमें 5 साल से भी ज़्यादा टाइम से कल्टीवेशन नहीं हुई है। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे कल्टीवेशन कभी होगी ही नहीं, बट येस, पिछले 5 साल से ऊपर से वहाँ पे किसी भी तरह का कल्टीवेशन यानी कि खेती बाड़ी कुछ नहीं हुई है, तो इसीलिए उसको हम कहते हैं कल्टीवेबल, यानी कि कल्टीवेशन हो सकती है बट फिलहाल वेस्ट लैंड है, तो इसीलिए नाम है कल्टीवेबल वेस्ट लैंड। और एक होता है फैलो लैंड। फैलो लैंड का मतलब होता है कि जिस ज़मीन को जोता गया है, प्लाव किया गया है, लेकिन कल्टीवेट नहीं किया गया है। क्यों? उसमें क्रॉप्स नहीं उगाए गए हैं, ताकि हम एक्स्ट्रा क्रॉप प्रोडक्शन ना करें। तो ये ज़मीन ऐसी है, आप समझ लीजिए जैसे एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं ना, ज़रूरत पड़ने पे हम उनको बोलते हैं खेलने के लिए, उसी तरह से ये ज़मीन जो है जोत के रखा जाता है, रेडी रखा जाता है, लेकिन इसमें हम फसल ऐसे ही नहीं उगाते हैं ताकि फालतू में एक्स्ट्रा फसल ना उगे, क्योंकि एक्स्ट्रा फसल कुछ काम तो आएगा नहीं, वो वेस्ट होगा। तो उस वेस्टेज को ना करने के लिए हम वहाँ पे फसल नहीं उगा। अब यहाँ पर जब हम लैंड के इतने अलग अलग टाइप के यूजेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2 टर्म्स समझेंगे। एक होता है नेट सोन एरिया, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं NSA, और दूसरा होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी कि GCA। अब ऐसा नहीं है कि ये मतलब हम ऑफ द टॉपिक जाके इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि लैंड का कितना लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, कितना नॉन एग्रीकल्चर के लिए। तो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस तो हमने यहाँ पे देख लिया। जब हम एग्रीकल्चरल पर्पसेस की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो 2 टर्म्स होते हैं ना, ये कैसे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अगर हम नेट सोन एरिया की बात करते हैं तो ये होता है नेट एरिया सोन विथ क्रॉप्स इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। एक साल में ऐसा नहीं होता है कि जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल हैं वो सारे में हम क्रॉप्स उगाते हैं हर साल, ऐसा नहीं होता है। तो जितने एरिया में जितने एरिया में हम क्रॉप्स उगाते हैं उसे हम कहते हैं नेट सोन एरिया। एग्जाम्पल लेके समझेंगे। मान लेते हैं ये ऐसे ही एक प्लॉट सॉर्ट ऑफ मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर अलग अलग प्लॉट्स हैं। मान लेते हैं कि ये एक प्लॉट है जिसका एरिया है x यूनिट स्क्वायर, ये एक दूसरा प्लॉट है जिसका एरिया है y यूनिट स्क्वायर, और ये एक तीसरा प्लॉट है जिसका यूनिट है z यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये 3 एरियाज़ हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम नेट सोन एरिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टोटल एरिया जो हमने पूरे साल में जिसमें क्रॉप्स हमने उगाए हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये जो x एरिया है इसमें हमने पूरे एक साल में 2 बार क्रॉप्स उगाए हैं इसमें, ठीक है। 2 बार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं ना, एक बार हमने एक राउंड उगाया, उसके बाद 6 महीने में वो सारा हो गया, फिर हमने एक राउंड और उगाया, राइट। तो ये x एरिया हमारा वैसा है। Z एरिया जो है उसमें हमने कुछ क्रॉप्स उगाया ही नहीं, और जो ये Y एरिया है इसमें हमने एक ही बार उगाया, ठीक है। यहाँ उगाया ही नहीं, यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार। अब जब हम नेट सोन एरिया बोलेंगे इसका मतलब नेट एरिया जहाँ पे क्रॉप्स उगे हैं किसी एक साल में, तो वो कितना हो जाएगा, x एरिया जो है इसमें भी क्रॉप उगे हैं,
और वाई एरिया जो है उसमें भी क्रॉप उगे हैं, बट जेड एरिया में क्रॉप उगा ही नहीं है। तो इसीलिए नेट सोन एरिया हो जाएगा x प्लस वाई। तो इस केस पे जब हम नेट सोन एरिया कैलकुलेट करते हैं तब हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पूरे साल में कितनी बार क्रॉप्स उगा है, उसका मतलब है कि कितना ऐसा एरिया है जहाँ पे इस पूरे साल में क्रॉप्स उगाए गए हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की, तब हम बात करते हैं कि एरिया सोन, नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल कितने कितने एरिया में कितनी कितनी बार हमने उगाया है। तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट सोन एरिया मतलब जितने भी एरिया में हमने उगाया है जो कि है x प्लस वाई, नेट सोन एरिया हमारा x प्लस वाई है, प्लस ऐसा कौन सा एरिया है जहां हमने एक बार से ज़्यादा बार उगाया है। तो यहाँ पे जैसे x में हमने उगाया है एक बार से ज़्यादा, तो नेट सोन एरिया प्लस x, तो ये हो जाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम देखेंगे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में जो है ये नंबर्स बहुत ही अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स में, तो वहाँ पे नेट सोन एरिया जो है वो 80% से भी अधिक होता है। यानी कि वहाँ का जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका 80% से ज़्यादा लैंड में हर साल जो है क्रॉप्स उगाए जाते हैं। और वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें जैसे मिज़ोरम, मणिपुर, वहाँ पे जो नेट सोन एरिया होता है वो लेस देन 10% होता है। तो देखिए कितना ज़्यादा फर्क है। एक तरफ पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट हैं जहाँ पर नेट सोन एरिया जो है वो 90% से भी, वहाँ 80% से अधिक है, और दूसरी तरफ मणिपुर और मिजोरम जैसे स्टेट्स हैं जहाँ पर नेट सोन एरिया जो है वो 10% से भी कम है। राइट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए जब हम लैंड यूजेज की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हमारा जो लैंड है उसकी क्वालिटी बहुत ही डिग्रेड हो चुकी है। हमने लैंड को बर्बाद कर दिया है बहुत सारे हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से। कुछ नेचुरल फोर्सेस के भी रोल हैं, बट मेजरली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही लैंड डिग्रेड हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन के मेजर रीजंस कौन से हैं, कौन सी हमारी वो एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, और किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग की जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाती है कि जो लैंड है वो उसकी क्वालिटी ही खराब हो जाती है एग्रीकल्चर के पर्पज से। दूसरा है ओवर इरिगेशन। जब हम इरिगेशन का मतलब होता है वाटरिंग द फील्ड्स, लेकिन जब हम ओवर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, या फिर कभी कभी जब बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती रहती है बहुत दिनों तक, तो क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी इस तरह से जम जाता है। उसकी वजह से पानी में जो है सैलाइन डिपॉजिट्स बन जाते हैं, और इससे जो लैंड की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इस तरह की ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम्स कई बार पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी ये सब जगहों में देखा जाता है। कभी कभी अधिक बारिश की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ डेवलप हो गए हैं हर तरफ कि उनके जो इंडस्ट्रियल वेस्ट्स हैं वो जहाँ तहाँ फेंक दिए जाते हैं। मतलब लोग उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं, ऐसे ही लैंड में फेंक के छोड़ देते हैं। बहुत हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल गैसेस वगैरह होते हैं, उससे भी लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से, इतनी इंडस्ट्रीज़ के डेवलप होने की वजह से बहुत जगह बहुत सारे पेड़ वगैरह भी काट दिए जाते हैं, और उससे भी जो लैंड की क्वालिटी है वो ख़राब होती है। माइनिंग, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में जहाँ पे कोल माइंस बहुत पाए जाते हैं, वहाँ माइनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, बट माइनिंग की वजह से भी जो लैंड है उसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है। वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए तो डेफिनेटली काम नहीं आता है। ये तो हमने देख लिया कि हमने किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन किया है। तो अब जब प्रॉब्लम हमने क्रिएट की है तो इसका सॉल्यूशन भी हमें ही देना पड़ेगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा ताकि हम डिग्रेडेड लैंड को कुछ बेटर बना सके, या फिर लैंड डिग्रेडेशन की प्रोसेस को थोड़े रोक सके। तो कुछ चीज़ें जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो है, सबसे पहला, प्लांट ट्रीज। अगर हम जगह जगह पेड़ लगाएंगे, पौधे उगाएंगे, तो उससे क्या होगा, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और सॉइल इरोजन काफ़ी कम होता है। दूसरा,
स्टॉप ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग अपने लिमिट तक ठीक है, लेकिन अगर हम ओवर ग्रेजिंग करा देते हैं एनिमल से तो वो पूरा का पूरा लैंड खराब हो जाता है। तो वी हैव टू स्टॉप ओवर ग्रेजिंग। तीसरा, मैनेज वेस्ट लैंड्स। हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे टोटल लैंड का बहुत कम परसेंटेज लैंड जो है वो वेस्ट लैंड की तरफ पड़ा रहे। हमें लैंड को मेंटेन करना होगा ताकि वहाँ पे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या किसी भी तरह की दूसरी एक्टिविटी कर सकें, बट उसे ऐसे ही वेस्ट लैंड की तरह पड़े ना दे। तो इसीलिए लैंड का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। चौथा, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि जाहिर सी बात है कि माइनिंग ज़रूरी है, क्योंकि कोल एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, तो कोल की माइनिंग तो करनी पड़ेगी, तो करिए, लेकिन एक लिमिट में। ऐसा ना हो कि कोल की माइनिंग करते करते वहाँ का पूरा ज़मीन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए माइनिंग एक्टिविटीज़ अपने लिमिट में ही होनी चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। जितने भी वेस्ट मटेरियल्स इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से निकलते हैं उसमें बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स, पॉइजनस गैसेस वगैरह होते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि वो जहाँ तहाँ हम ना गिरा दें, क्योंकि अगर हम उसको जहाँ तहाँ डिस्पोज कर दे रहे हैं तो जिस जगह पे वो डिस्पोज हो रहा है इतने सारे हार्मफुल केमिकल्स, वहाँ का जो लैंड है वो बिल्कुल पॉइजन बन जा रहा है। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर तो बहुत दूर की बात है, बल्कि कोई भी चीज़ शायद वहाँ सर्वाइव ना कर पाए। तो इसीलिए हमें ध्यान देना है कि स्पेशली इंडस्ट्रियल वेस्ट्स को हम बहुत ही तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेबिलाइज सैंड ड्यून्स। अगर आप कभी डेजर्ट एरिया में गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बालू ही बालू होती है, और वहाँ पे विंड भी बहुत तेज़ चलती है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ होते नहीं हैं, क्योंकि बहुत ड्राई एरिया होता है, तो ऑब्वियसली प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत सूटेबल होता भी नहीं है, जिसके कारण जब भी तेज़ हवा चलती है जो सैंड है वो हवा के साथ फुड़ हो जाता है। तो इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे प्लांट्स तो हम उगा नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस, बट हम वहाँ पे थॉर्नी बुशेस ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि थॉर्नी बुशेस जो है वो उस तरह के ड्राई क्लाइमेट्स में भी टिक जाते हैं, और वो जो है एटलीस्ट सैंड को हवा के साथ उड़ जाने से रोक सकते हैं। तो एटलीस्ट वो इरोजन वाला पार्ट हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल रिसोर्सेज के बारे में, तो साथ ही रहिए।